Our today's speaker is Dr. Anumeya Shukla. Ma'am is a scientist E at BSIP Lucknow. She is an accomplished researcher in the field of paleosciences with expertise in reconstructing past climates and environmental changes using geological and biological proxies. Her work contributes significantly to understanding long-term climate variability and its implication for present and future environmental dynamics. Good morning, ma'am. We welcome you to the PhD coursework. And ma'am, since we have students from all the backgrounds ranging from science, arts, commerce, law, so I would please request you to keep the medium of communication in Hindi if that is possible. श्योर थैंक यू Thank you सो so मच। much, ma'am. मैं शुरू कर सकती हूँ? हाँ जी मैम, हाँ जी. ओके, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द पीएचडी प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे रिसर्च में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी, जैसे कि आप सभी लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होंगे, जहां तक मुझे पता है कि जो पीएचडी की डिग्री है जो आपने स्टार्ट की है, आप शुरू करने जा रहे हैं, कि डिग्री नहीं है, यह एक रिसर्चर बनने की जर्नी है। इसको आप एक जर्नी की तरह लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आप लोग अभी तक एमएससी एमए जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, आपने पढ़ा होगा, उसमें आप मार्क्स कलेक्ट करते होंगे। आपका जो मेन एम्फेसिस रहा होगा मार्क्स, किस तरह से आपके मार्क्स ज्यादा आ जाएं, आपको मेडल्स मिल जाएं। लेकिन जब आप पीएचडी में एंटर करते हैं तो वहां आपकी भूमिका बदल जाती है। अब आप केवल मार्क्स कलेक्ट करने वाले स्टूडेंट नहीं होते हैं, बल्कि नॉलेज प्रोड्यूस करने वाले रिसर्चर बन जाते हैं। एकेडमिक इवेंट्स जैसे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप आपको फैक्ट से ज्यादा रिसर्च थिंकिंग सिखाते हैं। इट्स अ प्रोसेस कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रटना नहीं है, क्योंकि पीएचडी में सिर्फ रटने से काम नहीं चलता कि आपने 2 पेपर उठाए और 3 पेपर रट लिए। आपको यहाँ पे सोचना होता है, समझना होता है, क्योंकि पीएचडी लाइक आपकी कैपेसिटी, आपकी थिंकिंग पावर को दर्शाती है कि आप किस तरीके से आपने जो टॉपिक चूज किया है उसको आप जस्टिफाई करते हैं। तो ये 3 से 4 साल की जर्नी होती है जिसमें आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बिल्ड होती है। ये जो आपके सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप है, ये आपको समझने में मदद करते हैं कि रिसर्चर कैसे सवाल पूछते हैं, प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करते हैं और आइडियाज कैसे डेवलप करते हैं। अब कहते हैं व्हाई एकेडमिक इवेंट्स मैटर इन पीएचडी रिसर्च। क्यों मैटर करते हैं इतना? हम कहते हैं सभी से, आपके गाइड्स भी होंगे, जो आपके गाइड्स आप जिनके अंदर में आप इन्वॉल्व होंगे, बोलते होंगे, और एक क्राइटेरिया भी शुरू हुआ है कि 2 कॉन्फ्रेंसेस मैंडेटरी होती हैं, 2 पेपर्स मैंडेटरी होते हैं। तो ये जो एक पैटर्न बनाया गया है वो आपके डेवलपमेंट के लिए है, क्योंकि पीएचडी रिसर्च सिर्फ लेबोरेटरी, फील्ड या आर्काइवल वर्क तक सीमित नहीं होती। यह एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग और रिफाइनमेंट प्रोसेस है जिसमें आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, एनालिटिकल थिंकिंग और रिसर्च अप्रोच धीरे धीरे डेवलप होती है। एकेडमिक इवेंट जैसे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, ट्रेनिंग इस प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आपकी रिसर्च जर्नी को और मजबूत बनाते हैं। ये इवेंट्स आपकी नॉलेज को ब्रॉडन करते हैं। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में नई रिसर्च फाइंडिंग, इनोवेटिव मेथोलॉजी, इमर्जिंग ट्रेंड से आप अपडेटेड रहते हैं। वर्कशॉप और ट्रेनिंग से प्रैक्टिकल स्किल डेवलप होती है जो लेबोरेटरी टेक्निक्स, फील्ड मेथड या आर्काइवल रिसर्च में डायरेक्टली एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा एकेडमिक इवेंट्स आपको रिसर्च एथिक्स और प्रोफेशनल आइडेंटिटी समझने में और अपनाने में मदद करते हैं। कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग में प्रेजेंटेशन स्किल्स, कोलैबोरेटिव वर्क, ऑथरशिप एथिक्स और डेटा इंटीग्रिटी पर एम्फेसिस होती है। इन शॉर्ट अगर हम कहते हैं कि जो एकेडमिक इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुआ आपका, वर्कशॉप्स हुई, ट्रेनिंग हुआ, सेमिनार्स हुए, आपके पीएचडी के कोर एक्टिविटी के साथ साथ आपके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट, एथिक अवेयरनेस और प्रोफेशनल नेटवर्क को स्ट्रेंथन करते हैं। एंट्री और एक्टिव पार्टिसिपेशन से आपकी रिसर्च जर्नी और प्रोडक्टिव और इम्पैक्टफुल बनती है। एक मिनट दीजिए ना। अब हम आते हैं टाइप ऑफ एकेडमिक इवेंट्स। कौन कौन से एकेडमिक इवेंट्स हैं जिनमें आपको पार्टिसिपेट करने से आपका ये जो जर्नी है वो बहुत ही फ्रूटफुल होगी? कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, ये चारों ही एजुकेशन के फील्ड में बहुत कॉमन टर्म्स हैं। कई बार इन टर्म्स को इंटर एक्सचेंज भी
यूज किया जाता है, जबकि एकेडमिक वर्ल्ड में इनका पर्पस और स्कोप इन चारों का ही बहुत अलग अलग होता है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूजन करते हैं, कॉन्फ्रेंस सेमिनार में कंफ्यूजन हो जाता है, वर्कशॉप देने में कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो जाता है, बट ये चारों ही डिफरेंट है। अगर इन चारों को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कब किस चीज को आपको यूज करना है और कहाँ आपको जाना है। यह समझना जरूरी है कि हर एकेडमिक इवेंट का अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है और वह अलग अलग ऑडियंस को एड्रेस करता है। कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस रिसर्च फाइंडिंग को प्रेजेंट करना होता है। आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती है, जो आप शुरुआत करते हैं 4 साल में, जो आपने किया है, आपके रिजल्ट्स आए हैं, आप उनको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वहां पर क्या होता है, आपको एक्सपर्ट का फीडबैक मिलता है। आप जाते हैं, आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो वहां पे जो एक्सपर्ट्स आते हैं, जो कोर रिसर्चर होते हैं, जो कि जिनका एक्सपीरियंस होता है 10 साल का, 12 साल का, न्यू रिसर्चर भी आते हैं, आपके काफी ओल्ड रिसर्चर भी आते हैं, वो आपको फीडबैक देते हैं, आपको समझाते हैं कि आप इसमें कुछ एड ऑन कर सकते हैं या नहीं। इस तरीके से सेमिनार डिस्कशन और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करता है, जबकि वर्कशॉप प्रैक्टिकल स्किल्स और हैंड ऑन ट्रेनिंग पर फोकस करता है। अगर स्कॉलर्स जो आप लोग हैं, जो आप पीएचडी कर रहे हैं, इन इवेंट्स के डिफरेंसेस को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा कि आपको गोल को अचीव करना है, कि आप किस इवेंट को किस पर्पस के लिए चूज करना है। आपको अपना वर्क प्रेजेंट करना है, या आपको ट्रेनिंग चाहिए, या आपको सेमिनार में किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए आपको अटेंड करना है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग बिना समझे इवेंट्स के लिए रजिस्टर कर लेते हैं। ये हम लोग भी, जैसे हम शुरू शुरू में आते हैं, हमने देखा कि नहीं वो कुछ इवेंट हो रहा है, हम अटेंड करते हैं। हो सकता है उस इवेंट का हमें जरूरत ना हो उस टाइम। जरूरी नहीं है कि हमें कॉन्फ्रेंस जाना बहुत जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें हैंड ऑन ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो हमें जरूरत पड़ता है कि हम वर्कशॉप पे ट्रेनिंग को ज्वाइन करें, लेकिन हम कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी अभी तक हमारे रिजल्ट नहीं आए होते हैं हमारे पास, और बच्चे किसी भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। तो ये जरूरी है कि आपका पर्पस क्या है, आपका एम क्या है, उस कॉन्फ्रेंस का आपको ऑब्जेक्टिव समझने होते हैं और आपको अपने अपने ऑब्जेक्टिव समझने होते हैं। इसलिए आपको एक डिफरेंस समझना, आपको ये चीज जरूरी है। अब सेमिनार। सेमिनार छोटे और बहुत ही फोकस्ड एकेडमिक इवेंट्स होते हैं, जो कि नॉर्मली किसी स्पेसिफिक टॉपिक या थीम के अराउंड बनाए जाते हैं। ये कॉन्फ्रेंस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल स्केल्स इवेंट होते हैं। ये इवेंट्स आजकल ऑनलाइन भी हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन मोड बहुत शुरू हो चुका है, इसलिए ऑनलाइन इवेंट्स भी होते हैं, जिससे कि पार्टिसिपेंट्स घर बैठे आसानी से ये अटेंड कर सकते हैं। सेमिनार मोस्टली एक या दो एक्सपर्ट्स के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, जो प्रेजेंटेशन, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर के सेशन के माध्यम से छोटे ऑडियंस के साथ अपना नॉलेज और इंसाइट शेयर करते हैं। सेमिनार रिसर्च थिंकिंग की फाउंडेशन होते हैं। ये आपको लेटेस्ट रिसर्च आइडियाज और मेथोलॉजी से परिचित कराते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आए। यहाँ पर नहीं, मतलब आप किसी सेमिनार जाते हैं, शुरू शुरू में जरूरी नहीं कि आपकी सारी चीजें आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं और डिस्कशन कैसे होता है, ये आप समझें। सेमिनार्स में आप रिसर्च अप्रोच और क्रिटिकल थिंकिंग सीखते हैं। जैसे कि अगर आपको अब एग्जांपल देते हैं, लाइफ साइंसेज में आईआईएससी या एनसीबीएस के सेमिनार कटिंग एज एक्सपेरिमेंट में इंट्रोड्यूस कराते हैं। अर्थ साइंस में हमारा संस्थान बीएसआईपी है, वाडिया इंस्टीट्यूट या जीएसआई के लॉन्ग टर्म डेटा इंटरप्रिटेशन फोकस करते हैं। ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं जो कि क्रिटिकल रीडिंग और आर्गुमेंट बिल्डिंग को इनकरेज करते हैं। इसलिए सेमिनार बहुत ही फोकस होते हैं और जरूरी है कि आप सेमिनार अटेंड करिए। अब हम आते हैं कॉन्फ्रेंसेस पर। कॉन्फ्रेंस एक लार्ज स्केल इवेंट होता है। कॉन्फ्रेंस नेशनल भी होती हैं, इंटरनेशनल भी होती हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक या इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट, रिसर्चर है, प्रोफेशनल एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं। ये बहुत अच्छा इवेंट होता है, बहुत अच्छा मौका होता है, जो आप जैसे रिसर्चर होते हैं नए, कि आपको एक्सपर्ट से मिलना। वहां पे
एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हो रहा है तो आपको हर जगह से लोग आते हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, आपको एमिनेंट साइंटिस्ट भी आ रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस स्मॉल स्केल भी हो सकती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, और लार्ज स्केल जैसे नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होती है। कॉन्फ्रेंस की ड्यूरेशन उसके थीम और पर्पस पर डिपेंड करती है। आमतौर पर कॉन्फ्रेंसेस कई दिनों तक आयोजित की जाते हैं, लाइक 3 days और 4 days कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। समटाइम्स कॉन्फ्रेंसेस साथ फील्ड वर्क्स भी कंटिन्यूएशन में होते हैं, कि आपको कॉन्फ्रेंस जो चीज आपको डिस्कस हुई है, आपने साथ में बैठ के आपने डिस्कशन किया है रिसर्चर के साथ, साइंटिस्ट के साथ, जो आपके जो कॉन्फ्रेंसेस जो कराते हैं, जो आयोजक होते हैं, वो आपको मौका देते हैं फील्ड जाने का भी। जैसे हम लोग की फील्ड में होता है बीएसआईपी में, जब कॉन्फ्रेंस कराते हैं मोस्टली हम फील कराते हैं, क्योंकि वहां पे आपको जो चीज आपने सीखी है उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में, अभी हम कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो वो आपको फील्ड पे ले आते हैं। वही चीज जो आपने सीखी है वो आपको समझाते हैं फील्ड पर जाके किस तरह से आप प्रैक्टिकल अप्रोच आप अपना सकते हैं। इसमें कॉन्फ्रेंस में कई तरह के सेमिनार सॉरी सेशंस होते हैं, लाइक स्पीचेस होते हैं जिसमें कि आपके एमिनेंट साइंटिस्ट, एमिनेंट रिसर्चर्स आते हैं जिनकी कीनोट एड्रेसेस होते हैं। पैनल डिस्कशन होता है जिसमें कि आप 1 to 1 बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। प्रेजेंटेशंस होते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं, बेस्ट प्रेजेंटेशन है, बेस्ट पोस्टर अवार्ड दिए जाते हैं। फाइनली सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका होता है। तो आप कॉन्फ्रेंस जाना आपका बहुत जरूरी होता है। कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेशन का एक साइकिल होता है, इसमें आप पहले एब्स्ट्रैक्ट राइट करते हैं, राइट। किसी भी कॉन्फ्रेंस का जब आता है आपको कि कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो पहले आपको वहां पे एब्स्ट्रैक्ट लिए बोला जाता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट लिख के दीजिए। ठीक है, आप एब्स्ट्रैक्ट लिख के देंगे। आप एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि आपका काम जो आप कर रहे हैं, आपको जो प्रेजेंट करना है, उसका शॉर्ट राइट अप होता है एब्स्ट्रैक्ट। आप ऐसे बहुत सारे लोग पेपर्स लिख भी रहे होंगे या नहीं लिख रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक शॉर्ट राइट अप होता है जिसमें कि आपकी जो रिसर्च होती है उसके जिस्ट होता है, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जब एक्सेप्ट हो जाता है, फिर आपकी जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वो आपका बैकग्राउंड प्रोसेस होता है। उसके बाद वहां पर आपका प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ ओरल और पोस्टर प्रेजेंटेशन होता है। देन आपका एक्सपर्ट फीडबैक होता है, क्योंकि आपने जो समझाया, आपने जो बताया है, वहां पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको फीडबैक देते हैं कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपने जो किया है आपसे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। फिर आपकी जो एनालिसिस होती है, जो आपने प्रेजेंट किया, आप उसमें इन्हांस पाते हैं। आप उसमें देखेंगे कि जो जो आपने प्रेजेंट किया जिस चीज को, उसमें बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिली है, तो आप अपने एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। वही इम्प्रूव एनालिसिस फर्दर आपके पब्लिकेशन पे आती है। तो दिस इज अ प्रोसेस। कॉन्फ्रेंस आपको अपना वर्क शेयर करने का पहला चांस देता है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं होती, डेफिनेटली किसी की नहीं होती है। हम में से किसी की कहिए कि आप बहुत अच्छी होती है, नहीं होती है, और ये बहुत नॉर्मल है। मतलब इससे ये नहीं होता कि आपके कॉन्फ्रेंस में आप प्रेजेंट नहीं कर पाए या पोस्टर प्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो आप उदास हो जाएं, आप हो जाए कि हम नहीं देंगे, बट ये नॉर्मल है। बट रियल वैल्यू जो होती है उसका फीडबैक होता है जो आपको वहां पर मिलता है। रिसर्च आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट, जैसे मैंने मतलब प्रेजेंटेशन फीडबैक होता है। इंडिया में नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं, हर डिसिप्लिन में होती हैं। नेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्पेशली अर्ली पीएचडी ईयर में आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए। नेटवर्किंग बहुत की नोट है ये। नेटवर्किंग यहीं से स्टार्ट होती है और फ्यूचर कोलैबोरेशन के चांसेस आपके बढ़ते हैं। Your first content is not learning, it's perfect, it is for learning, sorry, it is for learning, not perfection। जैसा मैंने कहा कि आपकी नेटवर्किंग, पीएचडी में नेटवर्किंग बहुत जरूरी होती है। जैसे ही आप मिलते हैं, आपके सपोज आपके साइंटिस्ट ने आपके काम को आपको प्रेज किया कि आपने बहुत अच्छा किया, पता आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। हो सकता है किसी और प्रॉक्सी पर वो काम कर रहे हो, तो आप उनसे बाद में डिस्कस करेंगे। आफ्टर डिस्कशन, आप आफ्टर कॉन्फ्रेंस डिस्कशन होते हैं, तो आप वहाँ डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के बाद हो सकता है कि उनको आपका काम पसंद आया, राइट। तो आपको वो ऑफर करते हैं कि आप हमारी लैब में आके कुछ दिन काम कर सकते हैं, हमारे पास ये मशीन है, ये प्रॉक्सी है, अगर आप इसका पर्टिकुलर
टॉपिक में या पर्टिकुलर सर्च में आप ये प्रॉक्सी जोड़ते हैं तो आपका ये काम इनहांस हो जाता है। तो आप क्या नेटवर्किंग आपकी बढ़ी, आप कहते हैं ठीक है, हो सकता है उनके यहाँ उस पर्टिकुलर प्रॉक्सी पे आप इस पे काम कर रहे हैं, वहां पे कोई ट्रेनिंग चल रही है, तो वहां पे वो चीज शेयरिंग हो जाती है। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। फिर हम आते हैं वर्कशॉप। नाम से स्पष्ट है, वर्कशॉप इंटरेक्टिव और हैंड्स ऑन इवेंट्स होते हैं जिन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स से टेक्निक सिखाने के लिए डिजाइन किया जाता है। राइट, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। इट्स अ वर्कशॉप, आप जाएंगे कुछ सीख कर आएंगे। कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स में क्या होता है, आपको अपना बताना होता है, आपको अपनी चीजें बतानी होती है। बट वर्कशॉप ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आपको स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिफाइंड होती है, आपको सिखाया जाता है, इनमें आपकी सीखी हुई थ्योरी और प्रैक्टिकली अप्लाई करने का अवसर मिलता है और उसके आउटकम्स भी दिखाई पड़ते हैं। वर्कशॉप में आप मिस्टेक कर सकते हैं और लाइव मैथ मॉड्यूल के साथ उन्हें सीख सकते हैं। ये इवेंट्स हाईली प्रैक्टिकली होते हैं, आप प्रैक्टिकल ऐसे वर्कशॉप लेबोरेटरी टेक्निक पर फोकस करती है। असाइन वर्कशॉप जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, डेटा एनालिसिस सिखाती है। अगर एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमैनिटीज वर्कशॉप आर्काइव फीडवर्क और क्वालिटेटिव मेथड्स पर फोकस करती है। One good workshop can save months of trial and error in your PhD. एक अच्छी वर्कशॉप, वाकई अगर आप एक अच्छी वर्कशॉप जो आपके काम से रिलेटेड हो, फोकस्ड हो, वो आपके बहुत सारे आपके ना ट्रायल आप कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्कशॉप में वहां के एक्सपर्ट्स होते बैठे रहते हैं, जो वो ये गलती कर चुके होते हैं, ये प्रॉब्लम झेल चुके होते हैं, वो लोग बैठे होते हैं वहां पर। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं आप डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे सीख सकते हैं। तो दिस इज अ परफेक्ट थिंग कि आप जाके आप वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्ड और लॉन्ग टर्म होती है। ये साइंटिफिक राइटिंग, एथिक्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। इंडिपेंडेंट सर्चर बनने के लिए इसके जरूरी है। सर्च फील्ड में ट्रेनिंग एक स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस है जिसका उद्देश्य सर्चर को स्पेसिफिक मेथोलॉजी और नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। रिसर्च ट्रेनिंग साइंटिफिक राइटिंग, रिसर्च एथिक्स, डेटा एनालिसिस, लेबोरेटरी सेफ्टी, फील्ड मेथड्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट जैसे एस्पेक्ट पर फोकस करती है। ये प्रोग्राम सर्चर को इंडिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबल और कॉम्पिटेंट बनने में हेल्प करता है और उनकी लॉन्ग टर्म एकेडमिक और प्रोफेशनल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, मेजर प्रोग्राम्स होते हैं, यूजीसी के होते हैं, डीएसटी, एसईआरबी के होते हैं, सीएसआर बहुत सारी ट्रेनिंग कराती है, वो आपको चेक करना होता है। इसमें आपका बेटर सर डिजाइनिंग हो जाती है, हाँ फ्रेमिंग हो जाए, जैसे बताया आपने, इम्प्रूव डेटा इंटरप्रिटेशन और हायर क्वालिटी पब्लिकेशन एंड साइटेशन। एकेडमिक इवेंट आपका क्या है, एक्सपोजर, स्किल गेन, फीडबैक, रिफाइनमेंट, हाई इम्पैक्ट आउटपुट। बेसिकली जो पीएचडी का एक टारगेट होता है वो होता है कि हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप हो, हम जिस पे काम कर रहे हैं वो एक आउटकम उसका निकले, हम जो इनपुट दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं लगातार 3 साल 4 साल काम का, एक उसका हाई इम्पैक्ट आउटपुट इन फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। तो हमें एक्सपोजर चाहिए उसके लिए। बेसिकली हमें क्या चाहिए, वी नीड एक्सपोजर्स। एक्सपोजर्स कहाँ से मिलेंगे आपको, आपके सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप से, जो आपके रिसर्च को इनहांस करती है। स्किल गेन होता है, फीडबैक मिलता है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्किल गेन एंड फीडबैक। आप सीखते हैं, कोई किसी भी कॉन्फ्रेंस में ना जाइए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया आप सीखेंगे। बहुत प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे पर
फिर क्या होगा, कि आप इस तरह से करिए, आप ये करिए, आप ये करते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसीलिए ये इवेंट्स इतना जरूरी है आपकी पीएचडी जर्नी में। इसमें आपका मेंटरशिप फॉर्म ऑफ सीनियर साइंटिस्ट होता है, इंटर इंटरस्टिट्यूशनल इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन होते हैं, जैसे मैंने बोला कि मौका मिलता है। ऐसे आप अपनी लैब में बैठे रहिए, आप अपने इंस्टीट्यूट में बैठे रहिए, अपने कॉलेज में बैठे रहिए, आपको समझ में नहीं आएगा ना। जब आप जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि कोलैबोरेशन कितना जरूरी है आपकी आपके रिसर्च में। हर चीज आप नहीं कर सकते, हर चीज आपको नहीं आ सकती, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारी चीज सीख के बैठ जाएं। आपको अपनी रिसर्च के लिए कोलैबोरेशन चाहिए होता है। आपको दूसरे रिसर्चर का काम जो वो करते हैं, वो प्रॉक्सी पे जो काम करते हैं, आपको उनकी प्रॉक्सी को अपनी रिसर्च में एड ऑन करके उसको पावरफुल बनाना होता है। उसके लिए एक्सपोजर कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस सेमिनार से। तो ये जो चीज होती है, ये फाउंडेशन होती है आपके एकेडमिक करियर के लिए। अगर आपको इसमें करियर बनाना है, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और आपको उसमें करियर बनाना है, तो आपको ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। देन करियर डेवलपमेंट, पीएचडी स्टूडेंट के लिए करियर डेवलपमेंट सेमिनार, जैसे मैं बताया, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, ट्रेनिंग की जरूरी होता है। academic events के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन एबिलिटी और हेलो, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, प्लीज। देयर इज अ प्रॉब्लम विद माय स्पीकर, कैन यू मैसेज मी ऑन माय मोबाइल प्लीज? मैम एक स्टूडेंट का इशू आ गया था, कुछ माइक ऑन हो गया था मैम। यू कैन कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन। ओके ओके ओके, थैंक यू। कैन आई स्टार्ट? यस मैम, यस मैम। ओके, जैसे मैंने बताया कि इनफॉर्मल डिस्कशन होते हैं, वहां पे से फॉर्मल डिस्कशन तो आपका क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस में आप वन टू वन आप बात कर रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है। कॉन्फ्रेंस के बीच बीच जो टी ब्रेक्स होते हैं, जो डिनर होते हैं, जो लंच होते हैं, वहां पर डिस्कशन जो होता है बहुत सुपर डिस्कशन। उसके बाद जो आपको आप कोशिश करिए, आपका कोलैबोरेशन शुरू हो जाता है, आपकी नेटवर्किंग बनना शुरू हो जाती है। नेटवर्किंग के द्वारा आप ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स, पब्लिकेशन, फेलोशिप्स, जैसे कि अभी कहा कि आप आपने पीएचडी कर लिया, आपको एक फेलोशिप मिली, अब फर्दर आपको पोस्ट डॉक करना है, राइट? आपको एसआरएफ चाहिए, आपको फर्दर आपको कुछ चाहिए, तो आप कैसे मिलेगा? आपको नेटवर्किंग नहीं होगी आपकी, तो कैसे जानेंगे कि कहाँ कोई कैसे काम कर रहा है, किस फील्ड में कितनी नेटवर्किंग है, कि कौन कहाँ काम करता है। तो वो आपको सारी चीजें कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी, ये सारी वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार अटेंड करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको एक फाइलिंग करनी पड़ेगी, टैबुलेशन करना पड़ेगा कि ये इस तरह के रिसर्चर जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, वो इस इंस्टीट्यूशन में यहाँ काम करते हैं, इस टॉपिक पे। फर्दर आपको अगर चाहिए कोलैबोरेशन चाहिए या पर पोस्ट डॉक चाहिए, क्योंकि पीएचडी करने के बाद आपको, हमारे पास क्या होता है, पोस्ट डॉक होती है, उसके बाद फर्दर आप ट्राई करते हैं। तो पोस्ट डॉक के लिए आपको नेटवर्किंग चाहिए होती है, वो आपको यहीं से मिलती है। आपको अर्ली स्टेज से एकेडमिक नेटवर्किंग बिल्ड करना पीएचडी सर्च और लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये है आपका सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, ट्रेनिंग पीएचडी सर्च का इंटीग्रल हिस्सा है। आप इसको मान के चलिए कि आपको ये करना ही है, मतलब आप स्किप नहीं कर सकते ये चीज। कोई भी चाहे कि आप मत करिए, आप स्किप कर ही नहीं सकते। हर इवेंट, एकेडमिक इवेंट का अलग पर्पस होता है, इसलिए गोल्स के अकॉर्डिंग सही इवेंट चुनना जरूरी है। अर्ली स्टेज से एक्टिव पार्टिसिपेशन, रिसर्च स्किल्स और कॉन्फिडेंस दोनों बिल्ड करना होता है। फीडबैक, नेटवर्किंग, स्किल डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म एकेडमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएचडी जर्नी में लर्निंग कॉन्टिन्यूस होती है, जैसे मैंने बोला कि
आप ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज पढ़ ली पेपर से, कि आप, मैंने बोला था एमएससी में आपने एमए बी एमएससी, आप जिस सब्जेक्ट से भी आपने पीजी किया हो, आपने एक पेपर में जो कोर्स का करा आपने वो पढ़ लिया, खत्म कर दिया आपने, ठीक है, आपने समझ लिया, कभी कभी मगअप कर लिया, और आप एग्जाम दे आए जाके। बट यहाँ पर इट्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आप एक सब्जेक्ट पे, एक 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 बुक पर, एक सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं कर सकते। आपको आपको कंटिन्यूस पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है। तो इट्स अ जर्नी, मैंने पहले इट्स अ जर्नी, आप नहीं स्किप कर सकती ये चीजें। तो आपका ये डिग्री नहीं है, आपका रिसर्चर बनना गोल होना चाहिए। आपको रिसर्चर बनना है, आपको डिग्री लेके बैठ नहीं जाना है घर पे। एडवाइस टू न्यू स्कॉलर्स, ये बहुत अच्छी एडवाइस है, आप समझिए इसको। अटेंड इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग एट फर्स्ट। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कुछ भी समझ में आए एक बार में, क्योंकि वहां पे जो सर्चर आते हैं, बड़े बड़े सर्चर आते हैं, वो अपना वो वाला काम प्रेजेंट करते हैं जो कि मतलब बहुत टाइम से जिसपे वो काम कर रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं है आपके सारी चीजें, हो सकता है आपका सारा कुछ आपके ऊपर से जा रहा हो, बट कुछ उसमें से कुछ लाइंस, कुछ टर्म्स आपको समझ पाएंगे आप। तो जरूरी नहीं है कि आप एक बार, नहीं यार समझ में नहीं आता, छोड़ो, नहीं क्या करेंगे जाके, वहां तो बहुत बड़े बड़े सर्चर आते हैं, हमारे तो समझ में, लोग हमसे पूछते भी नहीं है, लोग हमें जानते ही नहीं है। होता है ऐसा, क्योंकि आपको कोई नहीं जानेगा, आप छुट्टी में जाएंगे आपको कोई जानेगा ही नहीं। लेकिन जब आप जाएंगे, अपना काम प्रेजेंट करेंगे, आपका काम अच्छा होगा, लोग आपको जानेंगे, आपको समझेंगे, तो जाना जरूरी है। इसमें एक चीज और होती है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। कॉन्फ्रेंस, ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस सेमिनार जो भी है, ये फाइनेंशियल मतलब फी आपको पे करनी होती है। आप जाएंगे, आपको फी पे करनी होगी। आपका क्या कहते हैं उसको, उनका एक सर्टेन अमाउंट होता है अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो आपको उसमें कुछ खर्च भी आता है, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस है, आपका ट्रेवल है, अकोमोडेशन है, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको फाइनेंशियली भी, आपको इसमें आपका पैसा इन्वॉल्व होता है। आपको बजट, आपको आपको प्लान करना होता है इन सबको अटेंड करने के लिए। कभी कभी ऑर्गेनाइजर्स जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, मोस्ट आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट, ये फी कंसेशन और स्पेशल ऑफर्स भी देते हैं। वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको क्या, कहाँ कॉन्फ्रेंसेस की जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपको चेक करनी पड़ती हैं। उसमें हमेशा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपकी जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट बहुत होते हैं, स्पेशली स्कॉलर्स के लिए, या फर्स्ट कम फर्स्ट, उसके लिए होता है कि आपको वो कंसेशन देते हैं, ठीक है, स्पेशल ऑफर्स देते हैं। कई यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन पीएचडी स्कॉलर्स को कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए फंडिंग एंड ट्रेवल ग्रांट्स भी देती हैं, जैसे टीएसटी है, सीएसआईआर है, सीआरबी है। ट्रेवल ग्रांट्स मिलती हैं आपको, ठीक है, वो आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं। आपको पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के लिए एक फॉर्मेट होता है, आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए आप ट्रेवल ग्रांट्स के लिए अप्लाई करते हैं। बट कुछ कुछ कॉन्फ्रेंसेज में भी, जैसे आईओपी है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन पैली बॉटनी, जो हम लोग अटेंड करते हैं एज अ पैली बॉटनिस्ट, उसमें जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर करते हैं ट्रेवल ग्रांट के लिए। उसमें आपका सीवी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सीवी, हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, आपका सीवी जो होता है, करिकुलम आईटी आपको जो सबमिट करते हैं, आपकी कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, उसमें एड ऑन होती है, आपने कितनी कॉन्फ्रेंस अटेंड की, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस अटेंड की, सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, ये आपका सीवी इनहांस करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बेकार चलेंगे, आपने अटेंड कर लिया आप भूल गए, नहीं, आपको इन सब चीजों को अपने सीवी में ऐड करना होता है। और ये मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज आपने कहीं अप्लाई किया किसी फेलोशिप के लिए, किसी चीज के लिए, तो वहां पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो देखते हैं कि आपने स्टूडेंट लेवल पे आपने कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस और अपने वर्कशॉप, या आपके पास
कौन कौन सी ट्रेनिंग आपने ली हुई है, आपके काम से लेकर, आपने अपना काम तो कर ही रहे हैं बट आपने अपने जो आप काम करते हैं उससे रिलेटेड कौन सी वर्कशॉप या ट्रेनिंग अटेंड की है, ये बहुत मायने रखता है। आपका सीवी, मैं ये भी चीज भी बताना भूल गई, क्योंकि ये एड ऑन करना होता है तो बहुत जरूरी है ये चीज, सीवी अपडेट करना। सीवी में आपके एज ए स्टूडेंट तो आप नॉर्मल सीवी होते हैं, आपने एमएससी में, आपने बीएससी में कितने मार्क्स आए, 10 12, एमएससी बीएससी। बट जब आप पीएचडी में आते हैं तो आपके पब्लिकेशन आपके सीवी में ऐड होते हैं, या आपके पब्लिकेशन क्या है, आपने कहाँ कहाँ आप गए हैं। और जो बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो बहुत मायने रखती हैं, बिकॉज सब जानते हैं कि जो जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या वर्कशॉप्स होती हैं या जो सेमिनार्स होते हैं उस पे आपके एक्सपर्ट्स आते हैं, ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर है, इट मीन्स आपने ये सारी चीजें अटेंड की हैं, यू हैव दैट एक्सपोजर जो आपके करियर के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। इसलिए जब आप अटेंड करें ये सारी चीजें, आप अपने सीवी में इसको इंक्लूड करें, छोड़ ना दें कि नहीं वो गया तो छोड़ दिया, नहीं, आपको इनको इनको इंक्लूड करना है। ठीक है। और फिर आते हैं फाइनेंशियल पे। हाँ, फाइनेंशियल आपको देना होता है। आपके इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जैसे कि बीवल साहनी में कुछ कुछ हमारे पास प्रोविजन है कि हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम फंड देते हैं, और बाहर की जो एजेंसीज होती हैं वो आपको फंड प्रोवाइड करती हैं। कभी कभी जो कॉन्फ्रेंसेस जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो फेयर फंड ना देके वो क्या करते हैं, वो आपकी जो फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस, वो डिस्काउंट कर देते हैं स्कॉलर्स के लिए। तो उसके लिए आपको लिखना होता है, आपको अप्रोच करनी होती है। ये नहीं कि मुझे क्या पता था, मैंने लिखा नहीं, मैंने किया नहीं। आपको उसके लिए अप्रोच करना पड़ेगा उनको कि आई एम ए स्कॉलर, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, इस इंस्टीट्यूट में हूँ। फाइनेंशियली आपको आपके इस इंस्टीट्यूट से आपको कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस माफ की जाए, कंसेशन दिया जाए। ये ऑर्गेनाइजेशन जो करते हैं वो करते हैं, वो उनके पास इतना फंड लेके चलते हैं वो कि जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, उनको वो प्रोवाइड कर सके। तो ये आपको अप्रोच करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ फाइनेंशियल चैलेंजेस जो होते हैं इजिली मैनेज कर सकते हैं, और ये एकेडमिक इवेंट्स आपके रिसर्च और करियर ग्रोथ के लिए, जैसे मैं बता चुकी, बहुत अच्छे होते हैं। Now it's concluding remark. A PhD is not only about thesis, but about becoming a researcher, जैसे मैंने आपको बोला। तो पीएचडी के साथ जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन प्लस आपको एड ऑन जो करना है वो आपको अपने कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, ट्रेनिंग, वर्कशॉप ऐड करनी है। थैंक यू सो मच। किसी का कोई सवाल है यहाँ पर? थैंक यू सो मच मैम। मैम, क्योंकि ये सारे रिसर्चर्स का एकदम फर्स्ट ईयर है और जब जस्ट इन्होंने ज्वाइन ही किया है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। यस सर। यस मैम। मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ने जस्ट इस साल रजिस्टर ही किया है और इनके पीएचडी के जर्नी का बस ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आई वुड वांट कि इनका आपके साथ इंटरेक्शन हो। एंड स्टूडेंट्स को या रिसर्च स्कॉलर्स को किसी को भी कुछ डाउट है कि ग्रांट्स के लिए कैसे अप्लाई करना है या कॉन्फ्रेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन से वेबसाइट्स है जहाँ से आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, तो आप फ्रीली अभी ये सेशन मैम एक 10-15 मिनट के लिए हम ओपन रखते हैं कि स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट हो तो दे कैन आस्क यू। श्योर श्योर। यस मैम।
Ma'am, I think most students are very clear with the topic that you have taught today, and ज़्यादातर I feel कि researchers को कुछ doubt नहीं है इसमें. So, ma'am, with your permission, I would like to share your email address with all the research scholars just in case they want to contact Yeah, you. sure. Sure. You can Definitely. share my email address. एब्सोल्युटली मैम. एंड मैम, विद योर परमिशन, हम लोग मैम ये जो आपने वीडियो सेशन लिया है या लेक्चर सेशन लिया है, उसको मैम हम हमारे यूट्यूब के यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे भी मैम पोस्ट करेंगे, तो इफ दैट Sure. इज. यस Sure. मैम. सो मैम, विद योर काइंड परमिशन वी वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन, एंड नेक्स्ट सेशन भी मैम अभी थोड़ा टाइम है, सो मैम इफ इट इज ओके विथ यू वी वुड लाइक टू कंक्लूड दिस राइट Uh, should I stop sharing or should I log out? मैम. Yes ma'am, you can log out and you can stop sharing your screen, ma'am. Thank you. Thank Thank you you so so much. much. Thank you so Yes. much. होने वाला है। बहुत शॉर्ट सैंपल्स नहीं होने चाहिए। सैंपल्स जो भी आप कर रहे हैं, अगर ह्यूमन क्राइटेरिया है, सॉइल क्राइटेरिया है, या आपका कोर क्राइटेरिया है, जो भी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से सैंपल जो होता है लार्ज होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होने चाहिए। तभी जो है बायसनेस खत्म हो पाती है, तभी आपका डेटा जो है वो एक ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेबल होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में जैसे मैंने बताया कि इसमें डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा होता है डेटा का, कि मैंने 25 जगह से सॉइल सैंपल लिए, या मैंने पूरे एरिया के कम से कम 200 सैंपल्स लिए, या मैंने एक स्पेसिफिक कोई ट्राइबल्स की ले ली, उसके मैंने 100 पीपल्स लिए, या मैं अगर क्लाइमेट पे काम कर रही हूँ तो मैंने एक स्पेसिफिक किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ले लिया और उसका सिर्फ डेटा दे दिया और उसको एक्सप्लेन किया। तो ये किस में आ जाता है? क्वालिटेटिव रिसर्च में आ जाता है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस जो होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे अब मैं कुछ मेथड दिखाऊंगी कि डेटा कलेक्शंस कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि सर्वे करके आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन कलेक्शन कर सकते हैं, या कोई भी डेटा जो ऑनलाइन रियल डेटा आता है, डे टू डे आता है, आप उससे कलेक्शन कर सकते हैं। सेकेंड होता है फील्ड डेटा। आप जैसे मैंने तो इसमें फॉरेस्ट का दिखाया है कि फॉरेस्ट के लैंड यूज लैंड कवर के लिए आप डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेकेंड भी, वो भी फॉरेस्ट की स्लाइड है। इसमें जो है हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने ट्री, कितने मान लीजिए हमें 20 ट्रीज हैं जो कम से कम 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर के जो ट्रीज हैं, हम उनका रेंडमली देखेंगे कि कितना है, और 1 किलोमीटर में इसी तरीके से रेंडमली स्टडी करें। तो इसमें एक तो आपको फर्स्ट वाला जो दिख रहा है वो सर्वे का दिख रहा है। सेकंड वाला जो है वो क्वांटिटेटिव है, उसमें आप क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं क्योंकि आपने पूरा ग्रिड डाला है, ग्रिड डाल के आप परसेंट वाइज उसमें कर रहे हैं और उसको आप सॉफ्टवेयर में डाल के क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे। थर्ड वाला जो दिख रहा है वो आपका ऑब्जर्वेशन है दोनों, और ये क्वालिटेटिव ज़्यादा है, और क्वांटिटेटिव मिक्स्ड कहेंगे इसको। क्वांटिटेटिव तब होगा जब हम इस डेटा को, सर्वे के डेटा को हम अपने सॉफ्टवेयर्स में रन करेंगे। एक चीज और बहुत ध्यान रखने वाली होती है रिसर्च में, वो होती है वैलिडिटी। वैलिडिटी बहुत जरूरी होती है आपके काम की। आपने जो भी काम किया है उसको आपका वैलिड वर्क हो, इसके लिए आपका पब्लिकेशन भी जरूरी होता है, और अपने गाइड के साथ मिलके रिसर्च की प्लानिंग और उसका प्रोसेस प्रॉपर हो, ये बहुत जरूरी होता है। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा डेटा जो है वो, आज यहाँ कुछ और बता रहा है या इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है कि उसमें कंसिस्टेंसी ही नहीं है, तो उसका जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए कि क्यों कंसिस्टेंसी नहीं। तो रिलायबिलिटी रिजल्ट तभी, अगर आप फर्स्ट डे वन से अगर आप अपने डेटा को लेके सीरियस रहेंगे, और जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उस डेटा को वन टू वन, डे टू डे उसको देखेंगे। अगर उसमें आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो अपने गाइड से, अपने मेंटोर से डिस्कस करेंगे, और उसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो उसकी क्वालिटी क्या है, ये भी बहुत मायने रखता है। कि जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, जो भी आपका पेपर फॉर्म में या थीसिस फॉर्म में आएगा, वो क्या हमारा इंटरनेशनल ग्लोबली हमारा रिकॉग्नाइज होगा? क्या ये जो मैं हाइपोथेसिस लेके चल रहा हूँ ये क्या ग्लोबली रिकॉग्नाइज होगी? या नेशनल लेवल पे इसमें कितना काम हुआ है, और लोग इससे, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी जिनको हमें
देख के चलना पड़ेगा। तो डेटा रिलायबिलिटी, जो मैं डेटा ले रहा हूँ वो कितना रिलायबल है। नेट से भी बहुत सारे डेटा नेट पर है, बट उससे मैं जो डेटा डाउनलोड कर रहा हूँ वो कितना रिलायबल है, इसको भी देखना। उसका देखना, उसको डॉक्यूमेंट करना, अपने अपने जो भी वर्क है, फील्ड वर्क है, सर्वे वर्क है, उससे वो कितना वो कर रहा है, कितना कोहेरेंट कर रहा है, वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। और जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो कितना रिलायबल है। ये एक डेटा है जिसमें पहले में आप देख रहे हो कि ये जो है क्वालिटेटिव डेटा है। इसमें सिर्फ देखा गया कि कोर में कहाँ पे कौन कौन से पॉलन मिले, उसको क्वालिटेटिव डेटा है। ये जो आप देख रहे हैं डेंड्रोग्राम, ये क्वांटिटेटिव का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव। पर हमने क्या किया, अब इस डेटा को जब हम रियल हमने नेट से जो सॉफ्टवेयर्स में डाला, टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन डेटा के साथ मिलाया, उसके बाद जो डेटा निकल के आया, ये हमारा क्या हो गया, मॉडलिंग हो गई और क्वांटिटेटिव मिक्स्ड वर्क हो गया। पहले हमने पोलन निकाले, हमने डेटा देखा और इसकी कितना फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ ये देखा, और उसके बेसिस पे फ्रीक्वेंसीज को जब हमने डाल के क्लाइमेट डेटा के साथ मिला करके निकाला, मॉडलिंग करी, तो वो हमारा जो है पास्ट का बहुत सारे, इसमें हिस्ट्री भी डाली गई, इसमें टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन भी डाला गया इसमें। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मिक्स डेटा हो गया, मॉडलिंग हो गई, जिसके बेसिस पे ऑथेंटिसिटी हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो ये इसीलिए जो रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी और डॉक्यूमेंटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके रिसर्च के लिए। अब हम जो आते हैं, ये हमारा है कि सैम्पलिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या होनी चाहिए। जैसे आपने देखा कि अभी हमने देखा कि हम मिक्स डेटा हो सकता है, ये क्वालिटेटिव कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, पर इसके पीछे की स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए। हमें सर्वे करना है तो किस लेवल पे होना चाहिए, हमारा टेस्ट करने हैं, इसमें हमारे अब स्टैटिस्टिक्स कौन से लगेगी। तो इसमें मेनली दो लगती हैं, एक प्रोबेबिलिटी लगती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी लगती है। तो जब हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं, रैंडम सिलेक्शन मतलब कि हम मान लीजिए सर्वे कर रहे हैं, हमने कहा कि हमें पूरा जो हमारा लखनऊ जोन है, इसके हमें कम से कम एक एज हमने सेलेक्ट कर ली कि हमने 50 के ऊपर के लोगों का रैंडम करना है। तो इसमें क्या होता है, हमने 200 या 250 या 500 लोग लेने, ये हमने कर लिया, पर हमने ये नहीं डिसाइड किया कि हमें किस एरिया से कितने लोग लेने हैं। या मैंने कहा कि मुझे गंगा प्लेन में एक करना है, पेपर लिखना है, या मुझे रिसर्च करनी है, तो मैं गई और मैंने रेंडमली सेलेक्ट करी और रेंडमली एरिया सेलेक्ट करके कोड निकाल ली। एक तो ये प्रोसेस होता है। सेकंड ये होता है कि हमने ग्रिड वाइज डिसाइड किया कि नहीं, अगर मुझे लखनऊ जोन में भी काम करना है तो ट्रांस गोमती की तरफ का काम हमें देखना है, उस तरफ का भी काम देखना है, या लखनऊ में मुझे ग्रिड बना लेनी है कि इस एरिया में मुझे एक जो भी है 100 बाय 100 का है एरिया है, अगर 1 किलोमीटर में कितना है, उतने लोग को, जितने भी लोग रह रहे हैं 50 के ऊपर, मुझे उसका डेटा लेना है। तो ये तो एक हो गया रैंडम सिलेक्शन। ये रैंडम सिलेक्शन तो हमने गए और हमने एक ले लिया, 100 लोगों का ले लिया पूरे लखनऊ से, रैंडम हो गया। बट अगर हमने ग्रिड वाइज किया तो ये क्या हो गया, हमारा पॉपुलेशन स्ट्रेटिफाइड सिलेक्शन हो गया, ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हो गई हमारी, कि हमने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करी। ऐसे ही सिस्टमैटिक सैंपलिंग होती है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में बहुत सारी चीजें और ऐड हो गई कि हमने सब, जैसे मैंने आपको इसके पहले एक दिखाई थी कि हमने ग्रिड डाला, ग्रिड डाल करके उसमें जितने भी प्लांट्स आए उनको किया, तो वो सिस्टमैटिक सिलेक्शन हो गया कि इस एरिया का पूरा हमें ये 10 ग्रिड डालनी है इतने किलोमीटर्स पे, और हमें इसके हर इसमें जितने भी प्लांट्स आएंगे, जितने भी ट्रीज आएंगे, जो भी होगा, हमें पूरा डेटा लेना है। तो ये सिस्टमैटिक होगा। क्लस्टर सैंपल्स सैंपलिंग क्या हो गई, क्लस्टर सैंपलिंग में क्लस्टर बना देते हैं कि हमने यहाँ पे 100 ले लिए, दूसरी जगह से 100 ले लिए, तीसरी जगह से 100 ले लिए, पांचवी जगह से 100 ले लिए। तो एक क्लस्टर के रूप में हम एक एरिया में गए और हमने वहां से सैंपलिंग ले ली, तो इसको क्लस्टर सैंपलिंग करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, कन्वीनियंस सैंपलिंग होती है। मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहां पर बहुत आपकी अप्रोच नहीं है, तो वहां पर आप अपने जहां तक अप्रोच होती है वहीं पर सैंपलिंग करते हैं। तो इसकी ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के पार्ट हो जाते हैं। अ, इसके बाद
द- और रिसर्च में और क्या क्या चीजें आती हैं रिसर्च बायस में, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आपको कोई भी चीज छुपानी नहीं है, बायसनेस नहीं दिखानी है। कि अगर आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप अपने किसी कलीग के साथ काम कर रहे हैं, आपका डेटा कॉमन है, आप डेटा शेयर कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम दूसरी है, आपकी प्रॉब्लम दूसरी है। मान लीजिए हमारे यहाँ जैसे कोर पे काम हो रहा है, तो मैं पॉलिन पे काम कर रही हूँ, दूसरा जो कोई डायटम्स पे काम कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, बायसनेस नहीं लानी है। हमारा डेटा उसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मायने नहीं रखता। हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, जो इंडिविजुअल रिजल्ट आया है, हमें उस पर फोकस करना है। दूसरी चीज, हमें छुपाना भी नहीं है कि जो मेरा डेटा आ रहा है, मैं उसको किसी के साथ डिस्कशन नहीं कर सकती या शेयर नहीं कर सकती। जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि अगर मेरा रिजल्ट गलत है तो क्यों है, या उसके रिजल्ट में ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो क्यों आ रही। पीएच की वजह से आ रही है, एनवायरनमेंट की वजह से आ रही। तो या आप सर्वे करने जा रहे हैं, तो जिन लोगों के साथ सर्वे कर रहे हैं, उनके साथ भी आपके क्लियर वन टू वन टॉक होनी चाहिए कि आप ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उनका एग्रीमेंट भी होना चाहिए। और और अगर आप किसी ने आपके साथ अपना डेटा शेयर किया है, या आप जनरल डेटा ले रहे हैं, तो उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन होनी चाहिए। किसी ने आपको अपना डेटा दिया, मान लीजिए आप सोशल साइंसेज में काम कर रहे हैं, या आप ट्राइबल्स के साथ काम कर रहे हैं, आप उनकी फैमिली से कोई डेटा लेके आए हैं, या उन्होंने कहा है इस डेटा नहीं निकलना चाहिए बाहर, तो आपको उसकी प्राइवेसी को भी मेंटेन करना चाहिए। और थर्ड चीज जो होती है, वो ये होती है कि आपको कम से कम हार्म होना चाहिए इन्वायरमेंट को स्पेशली जो साइंटिस्ट या जो उसमें वर्क करते हैं, एनिमल पे काम है या सॉइल पे काम है, या आप माउंटेन्स पे काम कर रहे हैं, आप लेक्स पे काम कर रहे हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए, या ह्यूमन पे काम कर रहे हैं, किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम हार्म हो। और फोर्थ चीज ये है कि आपका रिव्यू बहुत जरूरी है अपने साथ, किसी अपने गाइड के साथ में। इसीलिए इसके पहले मैंने कहा था कि जब भी आप अपना कहीं भी काम कर रहे हो, 10 बच्चे 12 बच्चे जो भी रिसर्च में, एक दिन आप प्रेजेंटेशन के लिए रखिए, डिस्कस करिए कि नया पेपर क्या आया है, उसमें क्या उन्होंने डिस्कस किया है, मैं जो रिजल्ट निकाल रहा हूँ उस रिजल्ट में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये सब चीजें रिव्यू करने से ही आती हैं, बहुत जरूरी होता है। और आप जब कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी चर्निंग होती है, वहां पर बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल पीपल होते हैं, अथॉरिटीज होती हैं, जो आपको बताती हैं कि आप इसको ऐड करिए, आपका एक पैरामीटर कम है, इससे आपके पूरे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल रिव्यू रिक्वायरमेंट भी बहुत जरूरी होता है। इसके अंदर कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती हैं, आपकी लैब की भी प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, आपके जो आरएसीज होती हैं, रिसर्च एडवाइजरी कमेटीज होती हैं, उनमें जो प्रेजेंटेशन होते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, क्लैरिटी होनी चाहिए। और आपको जो सबसे बड़ी चीज है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए, कि जो डेटा सेट लिया है आपने, वो उस आइडिया का, उसका पूरा आइडिया होना चाहिए। उसके साथ आपके पास पूरा फ्लो चार्ट होना चाहिए कि मुझे कैसे कैसे प्रैक्टिकल्स करने हैं, मुझे कहाँ कहाँ जाना है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हर्डल्स आते हैं आपके रिसर्च में, उनको कैसे कैसे ओवरकम करना है, और कैसे मुझे एक्यूरेसी मेंटेन रखनी। जो सबसे बड़ी चीज है कि हमें एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, और प्रॉपर साइटेशन। कहीं से भी जो पेपर मैं ले रही हूँ, उसको प्रॉपर साइटेशन होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये जो थ्योरी ली है, या जो मैंने ये पार्ट लिया है, ये किसके से लिया है, त्रिवेदी एट al से है कि शुक्ला एट al से है, कि कहीं से भी आपने लिया है, वो आपका क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई, ये जो थ्योरी है या ये जो पार्ट है, ये इन्होंने डिस्क्राइब किया था। डिसर्टेशन स्ट्रक्चर, जो भी आप थीसिस करेंगे, जो भी रिसर्च करेंगे, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तो जो भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, उसमें इसी के लिए मैंने दिया है कि आप कैसे कैसे अपने चीज़ों को चैनलाइज करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए, फिर लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, फिर रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी होनी चाहिए,
result and findings and discussion and interpretation and conclusion and implementation। ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर गोल्स होने चाहिए कि मैं, ये है मेरी प्रॉब्लम, मैंने इसको रिव्यू से निकाला है, ये रिसर्च डिजाइन है और ये मेथोडोलॉजी है। इस रिसर्च डिजाइन में मुझे सर्वे करना है तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, या मुझे क्या क्या, कहाँ कहाँ मुझे ओवरकम करना है। इसके बाद जो निकल के आएगा उसमें मुझे कौन कौन सी डिस्कशंस आएंगे, कौन सा मेरा क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा, कौन सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा, और कंक्लूजन्स क्या होंगे, और इसके सोशेटल पे या हमारे ग्लोबली या हमारे नेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट होंगे। तो ये सारी चीजें ब्रेन में आपके पास क्लियर होनी चाहिए। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं रिसर्च जब हम शुरू करते हैं, तो जो मेन प्रॉब्लम आती है वो हम अ, समझ नहीं पाते हैं कि जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने 10 साल पहले पेपर लिखा था, उस पेपर ने उसने इस प्रॉब्लम को लिखा था कि हाँ भाई ये सब बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू है। पर क्या 10 साल बाद उसकी वैल्यू है? जो मैं प्रॉब्लम ले रही हूँ, ये प्रॉब्लम कितनी इफेक्टिव है इस समय, या इस प्रॉब्लम को लॉजी वो कितना प्रैक्टिकल है, क्या मैं इसको कर पाऊंगी या मैं इसको कर पाऊंगा। सैम्पलिंग साइज क्या है? ऐसा तो नहीं कि मैंने बहुत बड़ा सैम्पलिंग साइज ले लिया हो जिसको मैं कर ही ना पाऊं, या मैंने बहुत छोटा सैम्पलिंग साइज ले लिया है जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, वर्थ ही ना हो। तो इसके लिए और जो डेटा है ये बायस नहीं होना चाहिए। किसी ने जो डेटा दिया है, जो भी डेटा दिया है, क्लाइमेट का दिया है, सोशल का दिया है, मुझे सिर्फ उसके पेपर को पढ़ के ये रिजल्ट नहीं निकाल लेना है कि मेरा डेटा क्या होगा। डेटा हमेशा इंडिविजुअल होना चाहिए, कि जो मेरा डेटा निकल के आ रहा है वो इंडिविजुअल है। इसके साथ में दूसरों जो डेटा है उनको दूसरे डेटा के साथ कोरिलेट करना चाहिए। और अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसके प्रॉपर हमारे पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए। इसके पास जो भी करते हैं या जो भी हम थीसिस लिखेंगे, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके जो अप्रोप्रिएट जर्नल्स हैं, हर लाइन के जिस पे भी आप रिसर्च कर रहे होते हैं उसके कुछ अलग अलग जर्नल्स होते हैं या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो आपको हमेशा अपडेट रहना है कि वो कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हैं। कुछ कॉन्फ्रेंसेस 4 साल में भी होती हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हैं, जैसे इनक्वा लखनऊ में हो रही है, या फाइटोलिथ की कॉन्फ्रेंस है, या सोशल साइंसेज की कौन कौन सी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हैं जहां मुझे बड़े बड़े लोगों को मैं सुन सकती हूँ। मैं सकती तो मैं ऑनलाइन अटेंड कर सकती हूँ, जिससे मुझे मैं अपग्रेड रहूंगी। कौन कौन से जर्नल्स हैं जो मुझे जरूरी हैं, जिनको मुझे पढ़ना है, जो मेरी स्किल को अपग्रेड करेंगे। गाइडलाइंस क्या है, इसको आपको डे टू डे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि रिव्यूअर्स के फीडबैक्स कैसे आते हैं। आजकल नेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, ये बात का पार्ट है, बट कॉन्फ्रेंसेस कौन सी हो रही हैं, जर्नल्स कौन से हैं, इनको धीरे धीरे अपने साथ इंडल्ज करना पड़ेगा, अपनी रिसर्च के साथ धीरे धीरे इनको ऐड करना पड़ेगा। एक और जो आप भी रिसर्च करते हैं, आप सब चीजें ऑनलाइन हैं, तो आपकी रिसर्च, आपके साइटेशन से आपका जो पेपर है उसकी क्वालिटी, उसका क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, वो जो है वो रिसर्च का मेजरमेंट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है लास्ट में। उसी के बेसिस पे आपके रिसर्च की क्वालिटी मेंटेन होती है। तो ये साइटेशन है कि ये मैंने अपना लगा दिया है कि कैसे दिखता है। गूगल स्कॉलर में आपका अकाउंट होना चाहिए। गूगल स्कॉलर में साइटेशन पता चल जाएगा, लोगों के लिए विजिबल रहेंगे आपकी, कोई भी अगर आपका नाम डालेगा तो गूगल स्कॉलर पे आ जाएगा कि भाई उनका नया पेपर आया है। रियल वर्ड्स में इम्प्लीमेंटेशंस क्या हो चीजें हो रही हैं उस पे भी आपको अवेयर रहना है। और आपका जो रिसर्च है वो 3 साल तक ही सीमित नहीं है, 3 या 4 साल तक ही सीमित नहीं है। ये फ्यूचर में भी कैसे आप उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, या ये इसको कैसे कम्युनिटी के साथ जोड़ सकते हैं, सोशली कैसे ये इम्पैक्ट डाल रहा है, इस पे, इस पर भी आपको कीन रहना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। बिल्डिंग एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया, आपने रिसर्च शुरू करी उसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप जो आपको सपोर्ट करेंगे आपकी रिसर्च में।
डिस्क्रिप्टिव करना है, इंटरफेरेंशियल करना है, बहुत बड़े डेटा को आप छोटे में कैसे दिखाएंगे, उसके लिए मीन मीडियन बहुत सारे हैं। एक्सेल शीट, जब आप एक्सेल का यूज करेंगे तो एक्सेल में ही बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो आप जिनसे आप एक्स्ट्रा सपोर्ट ले सकते हैं। ये कुछ डायग्राम्स मैंने लगाए हैं मीन के, और पी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप तीन चार डेटा को कोरिलेट कैसे करेंगे, आप पूरे अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कोरिलेट करना चाहते हैं तो कैसे कोरिलेट करेंगे, तीन चार डेटा को एक साथ दिखाना है। मान लीजिए टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन भी है उसमें, पॉपुलेशन भी है उसमें, हमारा अदर डेटाज भी हैं, तो उनको हम कैसे क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। तो इसके लिए वेरियस वेरियस स्टैंडर्ड मेथड्स अप्लाई करे जाते हैं अपने डेटा को ऑथेंटिकेट करने के लिए। अब बायस्ड क्या हो सकते हैं? आपकी रिसर्च में कोई बायसनेस ना हो, इसके लिए बहुत सारे, एक ही नहीं डेटा का यूज करना चाहिए कि हमने एक जगह से क्लाइमेट डेटा उठा लिया ये सही होगा। आपको उसको चेक करना पड़ेगा, दो तीन डेटा सोर्सेस पे आपको रिलायबल होना पड़ेगा। सिर्फ एक पे आप नहीं रिलायबल हो सकते, या एक मेथड पे नहीं रिलायबल। जैसे मैंने कहा कि मैं तो इसका इस स्लाइड में जैसे मैंने बताया कि इसमें मैंने, आपने कहा कि भाई मैंने तो पी वैल्यू निकाल लिया ने इसकी, तो हो सकता है कि उसको आप जब अदर मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन या पी वैल्यू सब में करके देखेंगे, या आप कोरिलेशन में करके देखेंगे, तो वो आपको ज्यादा अच्छा आपको एक्सप्लेन कर पाएगा आपकी रिसर्च को कि ये सब चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, कैसे ऑथेंटिकेट हो रही हैं। पीयर रिव्यू, इसको भी बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि यही आपकी रिसर्च क्वालिटी को मेंटेन करता है। जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको अपने जो गाइड हैं या मेंटोर हैं, बिकॉज उन्होंने इतने सालों में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हर्डल्स के साथ वहां पहुंचे बाय स्टेप, तो उनसे क्वालिटी कंट्रोल कराना बहुत जरूरी होता है कि आप देखिए कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो रही है, आपकी रिसर्च कैसे एक लेवल के ऊपर है। इसके साथ ही साथ जो पेपर पब्लिश हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल जर्नल्स में हाई इम्पैक्ट में पेपर पब्लिश हो रहे हैं, उनको कैसे लिखा जा रहा है, या उनकी थीसिस कैसे है, शोध गंगा पे देख सकते हैं, या बहुत सारी और इंटरनेशनल है, कैम्ब्रिज है, या बहुत सारे हैं जिन पे जा करके भी आप उनकी थीसिस देख सकते हैं, उनके डिसर्टेशंस को देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, कौन सी वैल्यू करी, किस तरीके से अपने थीसिस को या अपनी रिसर्च को इम्प्रूव किया। तो हम कैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड आएंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, पर इतना मुश्किल नहीं होता कि नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, थोड़ा सा अवेयरनेस और पढ़ना। आप जितना नेट को सर्च करेंगे, आपको इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, इतनी अच्छी अच्छी थीसिस अवेलेबल हैं, इतने अच्छे अच्छे डेटा अवेलेबल है। नॉइस में जाकर के पढ़िए। तो जितना आप अपने एरिया को पढ़ेंगे उतना ही आप में क्लैरिटी आएगी, और आपकी क्वालिटी बढ़ेगी आपके रिसर्च की। इसके साथ में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कोलेबोरेशन रिसर्च। अगर आप सिर्फ अपने एरिया में फोकस रहेंगे, आपने एक चीज ले ली कि ठीक है, मैं कोई भी एक एरिया में काम करता है, कि मैं अपना ही बताती हूँ कि मैं पोलैंड पे काम करती हूँ, तो मैं पोलैंड पे रहूंगी तो मेरा एरिया बहुत छोटा रहेगा। इसके साथ में जब अपने अदर कलीग के साथ कोलेबरेट करती हूँ, मैं उसमें जियो केमिस्ट्री भी कर लेती हूँ, मेरे पास डेटिंग भी है, मेरे कोएग्जिस्टेंस अप्रोच उसमें, तो उसमें क्या होता है, वो डेटा जो होता है मल्टी प्रॉक्सी के बाद जो डेटा निकल के आता है, वो बहुत ही ऑथेंटिक डेटा होता है, रिलायबल डेटा होता है, और वो डेटा आपके वाली रिसर्च क्वालिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो सिर्फ अपने एरिया तक ही सीमित नहीं रहना है कि मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूं मुझे उसी पे फोकस रहना है। आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको उसके जो भी रिसर्च हिस्ट्री और साइंस से रिजल्ट जो जुड़ के आ रहे हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। अगर आप एमबीए के हैं तो आप देखिए कि आप किसी, कोई फिजिक्स वाले ने शायद बहुत अच्छी थ्योरी दी हो, कभी आपके सामने आ जाए और आप वो बहुत अच्छे से वो कंपाइल कर सकें। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें कोलेबोरेटिव रिसर्च पे भी ध्यान देना चाहिए, ये आपकी क्वालिटी को बढ़ाता है। और क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म जो होता है वो बहुत ही पॉजिटिव साइन है, ये एक निगेटिव नहीं, बहुत पॉजिटिव साइन है साइंस के लिए। जितना आप क्रिटिसाइज होंगे उतना आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। इसलिए कभी क्रिटिसिज्म के बाद कभी डल नहीं होना चाहिए, कभी डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आपको चार चीजें और सोचने के लिए बताता है।
जब आप कॉन्फ्रेंस में खड़े होते हैं, आपसे 4 क्वेश्चंस होते हैं, शायद आप उसमें से एक भी आंसर ना दे पाए, शायद 2 क्वेश्चंस के आंसर ना दे पाए, लेकिन वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी क्वालिटी को जरूर इंप्रूव कर देते हैं। तो इसको, क्रिटिसिज्म को बहुत ही ओपन हार्टेडली लेना चाहिए। कि अगर आपका मेंटोर ने कहा कि अरे ये गलत है, ऐसा नहीं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो भाई पूरे 6 महीने मेहनत करी और मेरा रिजल्ट जो, ये क्रिटिसिज्म आपको जिस लेवल पे ले जाएगा वो आपके आगे के और 6 महीने बचा देगा। इसलिए हमेशा, हमारे यहाँ कहा भी गया है कि क्रिटिसिज्म को हमेशा पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करें। और क्लियर कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी होता है। और क्लियर कम्युनिकेशन तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे आप उतना ही अपने मेंटोर से, अपने सीनियर से, अपने कलीग से उतना ही डिस्कस करेंगे। और जितना आप डिस्कस करेंगे उतने ही फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप डिस्कस करें। और क्या हो सकता है, इसमें हमेशा फोकस करें। ये सारी चीजें जो हैं यही आपके पब्लिकेशन को स्ट्रेंथन करेंगी। इसके साथ, जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की मैं हिस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो मैं एंथ्रोपोलॉजी में कैसे करूँ, एंथ्रोपोलॉजी वाला बच्चा मैं साइंस में कैसे करूँ, मैं जेनेटिक्स में कैसे करूँ। हर चीज जो होती है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं दूसरों के साथ कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, या ये मेरे एरिया, मेरे फील्ड में कैसे कनेक्ट हो सकता है। इस चीज को हमेशा ओपन रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज, रिसर्च कभी भी इंडिविजुअल नहीं होती, वो इंटरकनेक्टेड होती है हर सब्जेक्ट से। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आप अगर रेंडमली काम करेंगे तो काम नहीं होता है। तो आपके पास एक प्लानिंग जरूर होनी चाहिए अपनी रिसर्च की, कि मुझे फर्स्ट ईयर में क्या करना है। ये मैंने एक रफ आपको बताया है कि 3 मंथ्स टाइम है, कि 3 मंथ्स मिनिमम आप एक लेके चलेंगे, तो जब गोल अचीव होते हैं ना तो अच्छा भी लगता है। बहुत बड़े बड़े गोल रखने से क्या होता है कि फिर 1 ईयर में आपका ब्रेन बहुत क्लियर नहीं रहता, पर 3 3 मंथ्स के गोल जब आपके पास आते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा भी लगता है। आपको लगता है, सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ मैंने एक गोल अचीव कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने 3 साल को बांटिए कि मुझे फर्स्ट ईयर में ये काम कर लेने हैं, +- 1 मंथ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बारिश आपके एरिया में होती हो, आप काम ना कर पाए, या कुछ और हो जाए जिसकी वजह से आप काम ना कर जाए, कंप्यूटर खराब हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लस माइनस होता है। लेकिन ऐसे गोल बनाइए कि आपको लगे कि 3 महीने में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। 3 3 महीने के जब आपके गोल अचीव होते जाएंगे ना, बाकी आप पे डिपेंड करता है, 4 मंथ 6 मंथ, तो आपको भी लगेगा कि आप एक इस बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, और आपके एरिया जो है, वो आपका जो काम है वो फिनिश हो रहा है। ये कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स हैं तो जो नेट पे अवेलेबल हैं, फ्री भी हैं, और आप इनका इस्तेमाल करके अगर शुरू से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी रिसर्च बहुत ही इजी हो जाती है। आपके लिए पेपर लिखना बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे जोटेरो है, जब आप लिटरेचर सर्च करते हैं तो यहाँ पर जिटोरो सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर ले, उसके बाद आप उसमें जा करके अपने फोल्डर्स बना करके लिटरेचर रिव्यू कर ले, फोल्डर्स बना लिए। मान लीजिए आप 3 प्रॉक्सी पे काम कर रहे हैं, तो अलग अलग फोल्डर बना करके आप उसमें आराम से आप अपना सारा डेटा डाल देते हैं, और वो डायरेक्ट आपके माइक्रोसॉफ्ट, जब आप वर्ड खोलेंगे ना तो वर्ड में आप डायरेक्ट उसको वहां पे रेफरेंस में ऐड भी कर सकते हैं। तो बहुत सिस्टमेटिक स्टडी होती है ये, एज जोटेरो, मेंटली और एंटो। मैं तो ने तो 2 ही 3 एग्जाम्पल दिए हैं। जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं जिसको करने में, उस एक को आप ले सकते हैं। ऐसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए बहुत सारे ओपन सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे आर है। आर में बहुत सारे पैकेज हैं। आर स्टूडियो में आप जाएंगे, थोड़ा सा आर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा पहले आपको हैंडलिंग करने में, पर आर स्टूडियो इज वेरी इजी। उसमें सारे पढ़े हुए हैं कि आपको मॉड्यूल्स पढ़े हैं कि आपको कैसे काम करना है स्टूडियो में, आपको अपना डेटा रखना है और वो आपको रिजल्ट देगा। ये मैंने बस जोटेरो का एक क्लिप दिया है कि आप लोग देख लें कि जोटेरो में कैसे काम होता है। देखिए, आप अपने फोल्डर्स बना सकते हैं। फोल्डर्स बना के सारे पेपर्स इसमें डाउनलोड होकर के सीक्वेंस वाइज रहते हैं, और उसके साथ में सारा रेफरेंस भी आता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही इसको यूज करेंगे और आप हैंडी हो जाएंगे इसको यूज करने के, तो ये बहुत इजी रहेगा आपके रिसर्च के लिए और आपकी पेपर्स लिखने के लिए। तो बस
तीन चार चीजें यही हैं कि आपको सबसे पहले तो अपने एरिया में सिस्टमेटिक आपको लिटरेचर रिव्यू करना ही पड़ेगा, जो आपको एक अप्रोच दे देगा कि करना क्या है आपको। दूसरा, क्वालिटी पे बहुत कंट्रोल करना है कि हमें सिर्फ जो भी करना है वो हमें पूरा फ्लो डायग्राम बना के हमें कैसे करना है, रैंडम करना है कि हमें कैसे सिलेक्शन करना है, बहुत केयरफुली आपको अपने डेटा को सेलेक्ट करना है और डेटा को कलेक्ट भी बहुत केयरफुली करना है। एथिकल जो है कि किसी के डेटा को चुराना नहीं है या किसी के डेटा को कॉपी नहीं करना है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हमारा जो डेटा है जो भी हम कर रहे हैं वो इंडिविजुअल होना चाहिए, आपका करेक्ट क्या होना चाहिए, आप दूसरे से कंपेयर करिए, बट इथिकली स्टैंडर्ड्स को हमेशा मेंटेन करना चाहिए। वो चाहे आपके कलीग्स हों या आपके सीनियर्स हों, उससे क्या होता है कि एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है और दूसरी चीज आपका क्वालिटी मेंटेन रहती है। फोर्थ, कोलेबरेशन बहुत जरूरी होता है। आप जितना कोलेबरेट करेंगे, आप जितनी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करेंगे, आप जितना लोगों से मिलेंगे, उतना ज्यादा आपके काम की क्वालिटी हाई होगी और मेंटेन रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for this presentation. यस, एनी क्वेश्चन इफ यस एनीबडी मैम। हैव एनी? मैम, हम ये सेशन एक 5 मिनट के लिए, अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ हम्म सजेशंस चाहिए, उसके लिए मैम हम्म ओपन रखते हैं। इफ एनी हम्म। स्टूडेंट्स या रिसर्च स्कॉलर्स को किसी को कुछ डाउट है, मैम से कुछ कंफर्मेशन लेना है या कुछ कम्युनिकेशन करना है, तो दिस सेशन इज ओपन फॉर दैट। हेलो मैम। यस। मैम प्लीज एक बार रियाबिलिटी और वैलिडिटी का एक बार प्लीज थोड़ा सा समझा दीजिए ना। ओके, वैलिडिटी। यस मैम। ओके, मैं स्लाइड खोल लेती हूँ। वैलिडिटी, आप किस बैकग्राउंड से हैं? मतलब आप किस मैं उसी हिसाब से बताऊँ ना आपको, इसलिए मैं पूछ रही थी। मैम आर्ट्स। आर्ट से। तो वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आप हिस्ट्री के बच्चे हैं ना, तो आप किसी आपने कोई टॉपिक अगर लिया है, वैलिडिटी उसमें आपको अगर आप सिर्फ किसी को, मुझे बहुत ज्यादा हिस्ट्री का नहीं है, बट जैसे मैंने आर्कियोलॉजी की बात करूं कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें एक जो भी सैंपल्स हमने लिया है या जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आपका एरिया है, उसमें जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, उस टॉपिक को जो आपने डिस्कस करके ही अपने मेंटोर से किया होगा, उसके बाद सिर्फ जो बुकिश नॉलेज है उस पे नहीं जाना है। कि हमारी बुकिश नॉलेज ये है, आप अगर वन टू वन डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने जा करके डेटा कलेक्ट किया, पीपल टू पीपल, लोगों से जाके आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया कि भाई किसी एरिया में मुझे ये काम कर रही हूँ, इस इन लोगों से मुझे करना है कि इनको सोशल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं या हिस्टोरिकली यहाँ पे क्या डेटा था। तो बुकिश नॉलेज तो है ही है कि वो उन्होंने लिखा है, लेकिन आपका डेटा इससे कैसे अलग है, और इसको जो भी डेटा निकाल के ला रहे हैं वो जो उन्होंने लिखा है उससे वैलिडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे वैलिडेशन है उसका कि नहीं, मतलब ऑथेंटिक है कि नहीं। तो इसके लिए मैं एक बार स्लाइड खोल लेती हूँ अगर आपको। मेनली वैलिडेशन तो साइंटिफिक में ही काम आता है। और वैलिडिटी इसकी बात करें ना। हेलो। यस मैम। हाँ, यस। वैलिडिटी। वैलिडिटी देखिए बहुत तरीके से होती है। एक तो जब आप अपने पेपर को छापते हैं, वो भी वैलिडिटी होती है कि आपका पेपर पब्लिश हुआ, आप नेशनल हुआ इंटरनेशनल हुआ, जो भी आपने काम किया तो वैलिड है कि नहीं, वही तो होगा। वैलिडिटी तभी होगी जब आपका पेपर पब्लिश होगा, वो ग्लोबली होगा ऑनलाइन, और जो भी आपने किया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं।
ये दोनों चीजें वैलिडेट तभी होंगी जब आपका किसी इंटरनेशनल या हाई इम्पैक्ट में पेपर पब्लिश होगा, या आपकी जो थीसिस है जब आप आरएसी देंगे या कहीं देंगे, वो उसको वैलिडेट करेंगे कि आपने जो भी काम किया है या जो भी डेटा आप कर रहे हैं वो वैलिडेट है। अगर आप स्टैटिस्टिकली भी वैलिडेट कर सकते हैं कि आपने जो डेटा किया है उसको आप सॉफ्टवेयर में डालें, बहुत सारा डेटा है होता है आपके पास, आप उसको अलग अलग नहीं दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहां पर आप अपना, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट होता है, आर वैल्यू पी वैल्यू टेस्ट होता है। ये भी आपके डेटा को वैलिडेट करते हैं कि कहीं बहुत गैप तो नहीं आ रहा है, या आपका डेटा जो है कुछ अलग तो नहीं दिखा रहा है, कि बिल्कुल ही अलग है, वो चीजों से कहीं कोरिलेट ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए डेटा को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करना चाहिए, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ में वो वैलिडेट तब भी होता है जब आप उसको पेपर फॉर्म में लाते हैं। ओके ये मैम, तो कुछ। क्लियर। किसी और स्टूडेंट को और कुछ डाउट्स वगैरह कुछ है? मैम आई थिंक बाकी सबके साथ सेशन काफी क्लियर है। एंड मैम विद योर ओके। परमिशन आपका ईमेल आईडी हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, और ये जो ओके। रिकॉर्डिंग है ये यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे भी मैम हम डाल देंगे। ओके। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर थैंक लेक्चर। यू। थैंक यू।